गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे वितान का, जिसका नाम है जूझ, जो कि आनंद यादव की एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें आनंद यादव ने अपनी पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए जिस प्रकार से संघर्ष किया, जो अपने पिता से सामना करके और अपने पूरे परिवार के विपरीत जाकर के उन्होंने जूझ कर जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने जंग लड़ी, उस पर आधारित ये आनंद यादव की रचना है जूझ। यद्यपि आनंद यादव ने इसे आत्मकथात्मक शैली में लिखा है, लेकिन आत्मकथा के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को भी उजागर किया है जिसमें हमें ये पाठ में बताया जाएगा कि जो परंपरागत व्यवसाय होते हैं उनको कई व्यवसायों को मजबूरीवश छोड़ना भी पड़ता है। सबसे पहले हम इस कहानी को स्टार्ट करें उससे पहले आनंद यादव के बारे में बताएं कि आनंद यादव का जो प्रारंभिक पाठशाला का दौर है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था, क्योंकि ये किसान परिवार से आते थे और इनके पिता का, दादा का जो व्यवसाय था वो ईख का खेती करना था। यद्यपि परंपरागत रूप से ईख की खेती करने के बावजूद भी इनका परिवार सक्षम नहीं हो पा रहा था, ये आगे उठ नहीं पा रहे थे। इसलिए इनकी माताजी ये चाहती थी कि वे शिक्षा अर्जित करें, पढ़ करके कोई बहुत अच्छा ऑफिसर बने, ताकि जो परिवार की आर्थिक हालात है उसको सही किया जा सके। और शॉर्ट में आनंद यादव को आनंदा के नाम से पुकारा जाता है। यद्यपि ज़्यादा लोग इसे आनंदा के नाम से नहीं पुकारते, केवल इनकी माताजी और कुछ टीचर्स होते हैं जो उनको प्रेम से आनंदा के नाम से पुकारते हैं। और जब जब आनंदा के नाम से बालक आनंदा को पुकारा जाता है तो आनंदा को बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि इनको पारिवारिक स्थिति सही नहीं होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। और इस पाठ का शीर्षक जूझ जो रखा हुआ है उसकी मेन वजह यही है। जूझ का मतलब होता है संघर्ष करना, जूझना, पूरी तरीके से हर काम के अंदर कई कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना। तो आनंद यादव जूझे हैं अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने पिता से जूझे हैं। लोगों को अपने काम के लिए दूसरों से जूझना पड़ता है, लेकिन आनंद यादव की जो लड़ाई थी वो अपने घर से प्रारंभ हुई, क्योंकि उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, उनके पिता चाहते थे कि वो खेती का काम करे, और आनंदा येन केन प्रकार पढ़ना चाहते थे। तो अपन पाठ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आनंदा का मन जो है पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। मतलब बच्चा पढ़ने के लिए कितना जो है अग्रेसिव था और पढ़ने की उसके मन में कितनी इच्छा थी, ये इस बात से जाहिर हो जाती है। मन तड़पने का मतलब होता है वो हर स्थिति में चाहता था कि वो पढ़ाई करे। यहाँ जो दादा शब्द आया है, दादा जो है पिता के लिए प्रयुक्त हुआ है। वो अपने पिता को ये नहीं कह पाता था कि मुझे जो है पढ़ाई करनी है, क्योंकि पिता ने साफ कह रखा था कि आप स्कूल जाना बंद कर दो और खेती का काम करो। उसके बाद उसे आनंदा को ये डर लगता था कि यदि मैंने दादा को ये बात बता दी कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ तो दादा हड्डी पसली एक कर देगा। हड्डी पसली एक करने का मतलब उन्हें भय सताता था कि वो उनके पिता किसी हालत में पढ़ने नहीं देंगे। इसलिए वो येन केन प्रकार ये प्रयास करते रहते थे कि कोई उसका सपोर्ट कर दे, कोई उसकी मदद करे कि पढ़ने के लिए दादा को कोई समझाए, पिता को कोई समझाए कि बच्चे को स्कूल भेजो। यद्यपि उनकी माताजी उनके साथ पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी, माता ये चाहती थी कि वे पढ़ाई करे। अब आनंदा इसमें तर्क देते हैं कि जो उनके परिवार में बाबा बोला गया है ग्रैंडफादर दादा को, और दादा बोला गया पिता को। तो ये खेती के काम में आनंदा को लगता है कि 3 पीढ़ी से वो देख रहे हैं। उस 3 पीढ़ी में उन्हें किसी प्रकार का परिवार की स्थिति सुधरते हुए नहीं लगी, क्योंकि बाबा के समय भी खेती करते थे, परिवार की स्थिति जस की तस थी। पिता के समय खेती करते थे, परिवार की स्थिति वैसी की वैसी थी। मतलब दिन प्रतिदिन जो स्थिति है वो डाउन होती जा रही थी। मतलब परिवार में किसी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था। तो आनंदा बहुत मैच्योर था। वो सोचता था कि यदि खेती का काम बदल कर अगर मैं पढ़ाई करूं, पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन जाऊं, तो उससे हो सकता है परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हो जाए। और आनंदा की माताजी भी ये बात अच्छी तरह से समझती थी, लेकिन जो नहीं समझता था वे थे आनंदा के पिता। यद्यपि आनंदा के पिता स्वयं खेती का कार्य नहीं करते थे, वो सारे दिन, इसमें ये क्लियरली बताया गया, साफ बताया गया है कि वे पूरे दिन इधर उधर व्यर्थ में समय बर्बाद करते थे और चाहते थे कि बच्चा खेत में काम करे। यद्यपि उनका ये तर्क बिल्कुल गलत था, क्योंकि खेती का कार्य आनंदा के पिता को करना चाहिए था, जबकि वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है, जो अभी इसकी उम्र नहीं है, पढ़ने की उम्र है, जो 5वीं 7वीं क्लास में मात्र पढ़ता है, बच्चा 10-12 साल का है, वो बच्चा खेत में काम करे। लेकिन स्वयं पूरे दिन बाजार के अंदर इधर उधर व्यर्थ में समय बिताते हैं
और यद्यपि आनंदा ने एलिगेशन भी लगाया है अपने पिता के ऊपर कि वे एक औरत, जिसका यहाँ नाम बताया जाएगा, आगे के पार्ट में आएगा, रखमाबाई, रखमाबाई के पास वे अधिकतर समय बिताते हैं, मतलब समय को खराब करते हैं, जबकि खेत के कार्य को वो करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जब दिवाली बीत गई और खेत में जो उनका फसल है वो लेने का टाइम हो गया, यहाँ पर ईख की वो फसल लेते थे, साफ लिखा हुआ है, और ईख की फसल के बाद ईख को निकालने के लिए कोल्हू से वो ईख निकाला जाता था। प्राचीन काल में, यद्यपि आज मशीनीकरण का समय हो गया है, अब कोल्हू से नहीं निकाला जाता। पहले जो तिलैन होते थे या इस प्रकार के ईख वगैरह होते थे, या जो है पानी निकालने के लिए बेल का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो ईख कोल्हू से निकालते थे। लेकिन इनके परिवार की जो स्थिति थी वो इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो इस ईख के सहारे अपने पूरे परिवार का खर्चा चल सके, और ये बाकी गांव से, बाकी किसानों से विपरीत भी करते थे, क्योंकि बाकी गांव के लोग ईख तब निकालते थे जब ईख पूर्ण रूपेण पक कर तैयार हो जाती थी, मतलब उनको अच्छी कीमत मिलती थी। और जबकि आनंदा के पिता ये चाहते थे कि ईख को बाकी किसानों से पहले निकाल लिया जाए, ताकि उनको जो है भले ही उतनी मात्रा में ईख नहीं मिले, लेकिन जब बाजार में उसका रेट थोड़ा हेवी मिल जाए। यद्यपि उसके अंदर उनको बाजार में बेचने से कोई खास विशेष फायदा भी नहीं मिलता था। इस प्रकार समय बीतता गया और ईख की फसल निकालने का समय हो गया, और ये जो बात बताई गई है कि वो दादा चाहते थे कि ईख ज़्यादा हो, उसकी तुलना में भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, ये उनकी थिंकिंग थी। गुड़ ज़्यादा हो, क्योंकि ईख से गुड़ बनता है, ये क्लियर हो चुका है। तो दादा चाहते थे कि गुड़ ज़्यादा भले ही मत निकले, क्योंकि पूर्व में निकालोगे तो पका हुआ नहीं होगा, पका हुआ नहीं होगा तो गुड़ कम मात्रा में निकलेगा। लेकिन उनकी थिंकिंग बाकी गांव वालों से विपरीत थी। वो चाहते थे गुड़ कम भले निकले, लेकिन उसका भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए सारे गांव में जो जितने भी किसान थे, जितने भी गांव वाले थे, उन सबसे पहले इनका कोल्हू शुरू होता था। मतलब इनकी जो कटाई है फसल की, वो सबसे पहले शुरू होती थी। और अब एक दिन की महत्वपूर्ण घटना जो अभी इस पाठ का मेन केंद्र बिंदु है, जो टर्निंग पॉइंट है, वो बात हो गई। बताया गया था कि परिवार के इनका काम धंधा क्या था, ये क्या काम करते थे, और आनंदा क्यों चाहता था कि इस परिवार में क्यों नहीं प्रगति हो सकती, क्योंकि इनके पास इतनी जमीन भी नहीं थी और ईख का जो धंधा था वो इतना ज़्यादा इनके फलीभूत भी नहीं था। तो आनंदा इस बात को देखता था, वो 3 पीढ़ी से इस बात को देख रहा था। अपने दादा के टाइम यानी ग्रैंडफादर के टाइम भी देख रहा था, अपने पिता के टाइम भी देख रहा था। खुद भी छोटा भले ही हो, उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो खेती के काम को अच्छी तरह जान चुका था। इसीलिए तो उसने तय किया था कि यैन कैन प्रकार है, किसी भी स्थिति में पिता के मना करने के बावजूद वो पढ़ाई करेगा। इसके लिए उन्होंने पिता से कई बार सामना भी किया, पिता ने गुस्सा किया, लेकिन आनंदा सफल नहीं हुआ। अपनी पढ़ाई जो पढ़ाई करने में है, विद्यालय जाने में सफल नहीं हुआ। एक दिन, यद्यपि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उनकी माताजी जो है, आनंदा की माँ है, वो आनंदा के साथ थी। वो चाहती थी कि किसी भी स्थिति में आनंदा पढ़ाई करे। तो दोनों माता और पुत्र के बीच बात होती है और वे दोनों एक बात तय करते हैं कि हम दोनों के कहने से तो पिता है वो मानने वाला नहीं, आनंदा के पिता मानने वाले नहीं है कि आनंदा पढ़ना चाहिए। चित्र दिया हुआ है जिसके आनंदा की माता साफ नजर आ रही है, जो कंडे पात रही है। मतलब परिवार की स्थिति ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, खेती हर परिवार है और खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक चित्र में आनंदा नजर आ रहा है आपको, और दूसरी तरफ आनंदा की माताजी जो है वो कंडे पात रही है, और पास में कंडे का जो एक लगाया हुआ है जहाँ पर कंडे इकट्ठा कर रही है आनंदा की माता। तो आनंदा वहाँ जाकर के अपनी माँ की मदद भी करता है, हाथ में बाल्टी लिए हुए हैं, वो सपोर्ट कर रहा है। अच्छा लड़का है, अपनी माता का आज्ञाकारी पुत्र है और वो कुछ बताना भी चाहता है। अब ये जो माता और पुत्र एक निर्णय लेंगे कि हम दोनों के कहने से तो पिता मानने वाले हैं नहीं, अतः उन्होंने एक निर्णय लिया है कि उस इलाके के अंदर दत्ता राव सरकार करके एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत ही मतलब कह दीजिए कि इज्जतदार आदमी है और उस पूरे एरिया के अंदर उनकी काफ़ी चलती है। तो माता और पुत्र यानी आनंदा और उनकी माता ये तय करती है कि हम लोग जो है पिता की शिकायत करते हैं दत्ताजी राव सरकार से। दत्ताजी राव सरकार उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिनकी बात हर कोई मानता है, कोई टालता नहीं है। जितना भी वो छोटा बड़ा गांव था या कस्बा था, उस कस्बे में दत्ताजी राव सरकार की बात को कोई टालने की हिम्मत नहीं करता था। मतलब वो काफ़ी धनी व्यक्ति भी थे, काफ़ी इज्जतदार व्यक्ति थे,
आनंदा इस बात को जानता था, आनंदा की माँ भी इस बात को जानती थी कि यदि पिता को कोई मना सकता है, चाहे वो डरा के मनाए चाहे रिक्वेस्ट से मनाए, वो दत्ताजी राव सरकार है। इसलिए वो प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। आनंदा इसी उद्देश्य से अपनी माँ के पास आया है। वो कहने ये आया है कि अपन जो है पिता को मनवाने के लिए दत्ताजी के पास जाते हैं, और ये वार्तालाप चल रहा है दोनों माता और पुत्र के बीच। अब जब आनंदा ने अपनी माँ से वापस प्रयास किया एक बार कि आप पिता को बोलो मेरी पढ़ाई के बारे में, तो माता बेचारी जवाब देती है कि अब तू ही बता मैं क्या करूं, पढ़ने लिखने की बात की तो बहरेला सुअर की तरह घुराता तुझे मालूम है। अब माँ बहरेला सुअर की जो संज्ञा देती है उसको अपने पति को देती है, यानी आनंदा के जो है पिता को देती है, क्योंकि आनंदा का पिता उन दोनों को तो किसी तरह से बात मानता ही नहीं है। वे दोनों जब भी पढ़ाई की बात करते हैं तो उनको डांट फटकार करके वहां से भगा देता है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अर्थात आनंदा केवल अपनी माँ के पास ही जा सकता है बेचारा, उसके अलावा उसके पास कोई चांस नहीं है। वो अपनी माँ के पास जाकर एक बार और प्रयास करता है, आप देख रहे हो, तब वापस माँ उसको असमर्थता जताती है, ऐसा होती है। वो कहती है कि हे पुत्र अब तू ही बता मैं क्या करूं, अर्थात वो कहना चाहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम यदि पढ़ना चाहते हो, ये मैं भी चाहती हूँ, मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़कर बहुत अच्छा आदमी बने, बड़ा अफसर बने, लेकिन तुम्हारे पिता को मनाना मेरे हाथ की बात नहीं है। आनंदा उनको तर्क देता है कि अब तो यद्यपि खेती के सारे काम भी बीत चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि ईख की फसल लगभग निकालने का समय हो गया है और खेती का काम कोई ज्यादा रह नहीं गया है। अब जो मैं आपको नाम बता रहा था दत्ताजी राव सरकार, जो इस कहानी में सबसे बड़ा सपोर्टिव रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, दत्ताजी राव सरकार। इस दत्ताजी राव सरकार के माध्यम से ही वो आनंदा और उसकी माता जी अपने पिता को मनाने का प्रयास करेंगे। वो ये सोचेंगे कि यदि आनंदा को पढ़ने के लिए कोई तैयार कर सकता है और आनंदा के पिता को यदि कोई दबा सकता है तो उस एरिया में और कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि माता और पुत्र दोनों ने तो अपनी तरफ से जितना प्रयास करना था कर लिया, उन दोनों की बात का कोई असर नहीं हुआ। यद्यपि आनंदा की माँ तो उल्टा अपने पति से घबराती थी, डरती थी कि यदि मैं उनको आनंदा की पढ़ाई की बात करूंगी तो वे मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, पढ़ने के लिए हाँ भरना स्वाभाविक नहीं है। इसलिए दोनों माता और पुत्र एक योजना बनाते हैं कि अंतिम प्रयास ये कर लिया जाए कि दत्ताजी राव के पास जाया जाए और पढ़ाई के बारे में बात की जाए। तो माता ने तय किया कि आज ही रात को, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए, आज ही रात को हम दोनों दत्ताजी राव के पास चलेंगे। और माता ने वादा किया कि मैं तेरे साथ चलूंगी और सारी बात उनको बताएंगे ताकि दत्ताजी राव है वो दादा को अच्छी तरह समझा लेंगे। माँ ने हाँ कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर माँ को डर भी था। माँ को ये डर था कि वहां जाने से भी कोई लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जानती थी कि उनका पिता किसी भी स्थिति में आनंदा को पढ़ने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि अगर आनंदा पढ़ने चला जाएगा तो पूरा खेती का काम जो है आनंदा के पिता के ऊपर आ जाएगा, और ऐसा आनंदा का पिता कभी चाहता नहीं है। अब जो आगे के घटनाक्रम के तहत आनंदा और उसकी माता दोनों दत्ताजी राव देसाई, उनका पूरा नाम जो है यहाँ बताया हुआ है दत्ताजी राव देसाई। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो आनंदा है। मैं आपको पहले इस बात को बता चुका हूँ कि आनंदा के ऊपर जो जूझ बताई हुई है, जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति बताई हुई है, वो आनंदा की है। इसमें जूझता हुआ नजर आता आनंद। लेखक ने खुद अपनी घटना के द्वारा ये बताने का प्रयास किया है कि यदि कोई इंसान अपने काम को पूरी तल्लीनता से करे, पूरी मेहनत से करे और संघर्ष के द्वारा करे तो वो अवश्य उस काम में सफल होता है। हार नहीं माननी चाहिए यन कैन प्रकार है। जैसे आनंदा ने स्वयं, यद्यपि बच्चे माता पिता द्वारा पढ़ाई के मना करने के बावजूद इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो खुद ये सामने आकर बोले कि हम पढ़ेंगे, लेकिन आनंदा अलग प्रकार की प्रवृत्ति का बच्चा था। वो शिक्षा का महत्व जानता था, वो परिवार की जो दुर्दशा है उसके बारे में जानता था, उसने गरीबी को देखा था, उन्होंने अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा था। यद्यपि पिता की अपने परिवार की स्थिति के बारे में कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन माँ रात दिन मेहनत करके, जो कंडे पात कर या जो प्रयास करके अपने बेटे को पाल पोस रही थी, परिवार पाल रही थी, तो उस स्थिति से दर्द होता था आनंदा को। तो आनंदा की कोशिश ये थी कि स्थिति कैसे भी करो लेकिन मेरी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बताया हुआ है कि आनंदा की पढ़ाई बीच में छूट गई थी। आनंदा कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते साल भर खेती के काम कारण पिता ने उनको पढ़ाई छुड़ा दी थी बीच में, लेकिन अगली साल आनंदा वापस चाहता है कि उसकी पढ़ाई जारी रहे। ये बहुत पुराने घटनाक्रम है। यद्यपि उस समय सरकारी स्कूलों का ही ज़्यादा महत्व था, निजी स्कूलें, प्राइवेट स्कूलें बहुत कम होती थी, लेकिन सरकारी स्कूलों में बहुत से ऐसे बच्चे स्वयं मेहनत के द्वारा अच्छे अच्छे पद पे पहुँचे।
और जिसमें जूझ की प्रवृत्ति हो, जिसमें संघर्ष करने की प्रवृत्ति हो, जो स्वयं पढ़ने में विश्वास रखता है, उसके लिए चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो या कोई भी हो, वो पढ़ लेता है। तो आनंदा एक सरकारी विद्यालय में पढ़ता है जहाँ पर उसके पढ़ने के लिए पिता उसको भेजना नहीं चाहता है। तो अब वो दत्ताजी राव के पास पहुँच जाते हैं और दत्ताजी राव को पूरी घटनाक्रम वे बताते हैं। आनंदा की माता भी साथ में, तो पूरा घटनाक्रम बताते हैं किस तरह उनका पिता पढ़ाना नहीं चाहता है। और दत्ताजी राव एक ऐसे इंसान थे जो चाहते थे कि गांव का कोई बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा पद प्राप्त करे, गांव का बच्चा कोई सफल हो, लेकिन दत्ताजी राव तक ये बात पहुंची नहीं थी। अब जब ये पहुंची है तो अवश्य दत्ताजी राव जो है, पहले मैं आपको वर्णन कर दिया था कि पिता जो है वो यहाँ पर बार बार प्रयुक्त हुआ है पिता के लिए दादा शब्द, क्योंकि उस क्षेत्र में दादा शब्द जो है वो पिता को इन्होंने बोला है। अब आनंदा ने अपने पिता के लिए दादा शब्द प्रयोग लिया है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दादा शब्द का प्रयोग लिया जाता है। कुछ इलाकों में दादा शब्द बड़े भाई को बोलते हैं, कुछ इलाके में दादा शब्द पिता को बोलते हैं। अपने राजस्थान साइड में दादा शब्द जो है वो पिता के पिता यानी दादाजी को बोलते हैं। कुछ शब्द का प्रयोग बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के लिए भी, गुंडे लोग होते हैं उनके लिए भी दादा प्रयोग में लाया जाता है। तो दादा जो है वो खेती का काम नहीं करके बाजार के अंदर पूरे दिन बैठे रहते थे, व्यर्थ में समय खराब करते थे। एक औरत के पास वो समय गुजारते थे, उस औरत का नाम भी दिया हुआ है, उस औरत का नाम है रकमाबाई, और वो खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने ये पूरी जो घटनाक्रम है, पूरी एक एक बात जो है दत्ताजी राव को बताई, क्योंकि सच्चाई बताए बिना दत्ताजी राव कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो बिना डरे माता और पुत्र ने बिना डर के उन्होंने ये देखा कि अब जो भी होगा ये अंतिम प्रयास है, क्योंकि वो दोनों तो 50 बार कह चुके थे आनंदा के पिता को पढ़ाई के बारे में, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए थे। अब उनके पास उम्मीद की अंतिम किरण जो थी वो दत्ताजी राव सरकारी थे। दत्ताजी राव देसाई भी बोलते हैं उनको, दत्ताजी राव सरकार नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि उस इलाके के लोग उनको सरकार के नाम से बुलाते हैं, साहब के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो एक इज्जतदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो आनंदा की माता ने पूरा घटनाक्रम बताया कि भाई आनंदा का पिता क्यों नहीं आखिर पढ़ाना चाहता आनंदा को, और क्यों आनंदा की पढ़ाई छूट गई, और उसका रीजन भी बताया, पूरा कार्य भी बताया कि खेती के काम में परिवार का और कोई सदस्य काम नहीं करता है, केवल आनंदा एक बच्चा होते हुए 10-12 साल की उम्र का बच्चा होते हुए वो खेती का काम करता है। और आनंदा का पिता पूरे दिन बाजार में बैठा हुआ रकमाबाई के पास अपना समय खराब करता है और खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। अब यहाँ पर क्लियरली दत्ता राव को जब उन्होंने ये सारी बातें बताई तो दत्ताजी राव एक बार चिढ़ गए, मतलब वो गुस्सा हुए, और उन्होंने जो उनको प्रत्युत्तर दिया आनंदा और आनंदा की माता को कि आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह, उसे मतलब आनंदा के पिता की ओर कह रहे हैं। दत्ताजी राव आनंदा के पिता पर गुस्सा हुए, क्योंकि दत्ताजी राव पढ़ाई के समर्थक थे, बच्चे पढ़े इस बात के समर्थक थे। तो जैसे ही उन्होंने इस बात को बताया कि आनंदा के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो दत्ताजी राव एक बार बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि भाई जब भी आनंदा के पिता मेरे पास आएगा अच्छी तरह उसकी खबर लूंगा। इस प्रकार अब उन्होंने, आनंदा ने अपनी पूरी बात बताई कि जनवरी का महीना चल रहा है, अब परीक्षा नज़दीक है, मैं यदि इस कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई यदि मैंने सही ढंग से कर ली तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा और इस तरह मेरा साल बच जाएगा, खेती के काम से तो कुछ होने वाला नहीं, ये आनंदा ने बताया। तो ये दोनों जो पैराग्राफ दिए हुए इसके अंदर, पहले पैराग्राफ के अंदर तो आनंदा की माता घटनाक्रम बताते इस पैराग्राफ में, तो और दूसरे पैराग्राफ में जो है आनंदा है अपनी पढ़ाई के बारे में स्थिति बताता है कि अब भी यदि मुझे एडमिशन करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है तो कोई देर नहीं है, मैं कवर कर लूंगा। क्योंकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा थी, बच्चे के अंदर पढ़ने का बहुत ज़्यादा हुनर था, वो चाहता था कि मैं पढ़ लूंगा, यदि मुझे अब भी जनवरी में भी यदि एडमिशन कराया जाता है, मुझे प्रवेश दिया जाता है तो मैं पढ़ाई कर लूंगा। क्योंकि पढ़ने के लिए यदि इच्छा हो, जूझ हो, संघर्ष की प्रवृत्ति हो, मन के अंदर आत्मविश्वास हो तो अवश्य बच्चा पढ़ लेता है देर सवेर। अब दत्ताजी राव ने उन दोनों को वापस उत्तर दिया, ठीक है ठीक है। उन्होंने कहा अब आप लोग घर जा सकते हो, और मेरे पास जो है आनंदा के पिता के बारे में कहा कि उसको भेज देना, और पूरा प्लान बना दिया, पूरी योजना बना दी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पता नहीं चलना चाहिए कि दोनों आनंदा और आनंदा की माँ यहाँ शिकायत लेके आए थे, उनकी चुगली करी थी, कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। केवल ये दत्ताजी ने बोला कि केवल ये बोलना कि दत्ताजी की तरफ से बुलावा आया, वो मिलना चाहते हैं, मात्र ये। लेकिन कदापि उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि शिकायत की है, डांटने के लिए बुला रहे हैं या उसको ओढ़बा देने के लिए बुला रहे हैं। क्योंकि दत्ताजी जानते थे कि यदि ऐसा हो गया तो आनंदा का पिता किसी भी स्थिति में दत्ता के पास नहीं आएंगे। इस प्रकार माताजी और आनंदा वहाँ से रवाना हो गए
और जैसे ही दूसरे दिन घर आते हैं आनंदा के पिता, जैसे ही दादा घर आए तो आते ही माँ ने आनंदा के पिता से कहा कि मैं साग बाजी देने देसाई सरकार, वही देसाई सरकार दत्ताजी राव सरकार, इन कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि इनको अलग अलग नाम से पुकारा है, कहीं दत्ताजी राव लिखा है, कहीं दत्ताजी राव सरकार लिखा है, कहीं देसाई लिखा है। इनका पूरा नाम था दत्ताजी राव देसाई उर्फ दत्ताजी राव सरकार। तो वो माता अपने पति से कहती है, मतलब आनंदा के पिता से कहती है कि मैं वहाँ देसाई साहब के वहाँ गई थी साग बाजी देने, तो उन्होंने आपके बारे में पूछा था कि तुम्हारे जो पति है वो कई दिनों से, यहाँ पर लिखा हुआ मालिक, तेरा मालिक का मतलब वो क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, अपनी लोक भाषा में बोलते हैं कि तुम्हारा पति कई दिनों से दिखाई नहीं दिया और मेरे पास भेजना। तो दादा ने अधीरता से पूछा, मतलब वो उनको भी पेशेंस नहीं रहा क्योंकि वे आनंदा के पिता भी दत्ता राव को बहुत बड़ा मानते थे और वहाँ से बुलावा आने का मतलब ये माना गया कि मतलब मेरे को शाबाशी देंगे और दत्ता राव बुला रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ा काम होगा। अब उनको ये पता नहीं है कि दत्ता राव जो है अब उनकी जो है खटिया खड़ी करने वाले हैं, दत्ताजी राव उनके बारे में बहुत ज़्यादा डांटने पीटने वाले हैं, उनको ओढ़बा देने वाले हैं, उनकी जो है लाइन लगाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आनंदा की माँ ने उनको बुलावे की बात बोली तो वे खुश हुए और जाने को तैयार हुए और तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। उनको ऐसे लगा जैसे जल्दबाजी में वो जल्दी पहुँच जाए, दत्ताजी राव उनको कोई शाबाशी देने वाले हैं। लेकिन उनको ये ध्यान नहीं है कि दत्ताजी राव आज वहाँ जाने के बाद उनको बहुत सारा सुनाएंगे और आनंदा की पढ़ाई के बारे में बताएंगे। अब जैसे ही दत्ताजी राव के वहाँ आनंदा के पिता पहुँच गए, जैसे घटनाक्रम के तहत जो उनका पूर्व नियोजित प्लान था, जो योजना थी, उसके अंतर्गत आनंदा के पिता वहाँ पहुँच गए और थोड़ी देर बाद जो है आनंदा भी वहाँ पर पहुँच गया। तो दत्ताजी राव ने अनजान बनते हुए इस प्रकार वेग से बोला जैसे उनको पता ही नहीं और कुछ घटनाक्रम हुआ ही नहीं। उन्होंने बोला क्यों आया रे छोरे, अर्थात ये आनंदा को बुला है। तो आनंदा बोला कि मैं दादा को बुलाने आया हूँ क्योंकि दादा ने अभी तक खाना नहीं खाया। इस प्रकार ये वहाँ पर वार्तालाप चलता है। मतलब ये तीनों लोग वहाँ पर बैठे हैं, दत्ताजी राव सरकार भी बैठे हैं, वहाँ आनंदा भी बैठे हैं और आनंदा के पिता भी बैठे हैं और बातों ही बातों में दत्ताजी राव सरकार अब इस बात को छेड़ेंगे। और वे बहुत समझदार इंसान थे, उनको पता था कि डायरेक्टली नहीं बोलना है, उनको घुमा फिरा करके बात बोलना है, क्योंकि आनंदा के पिता को ये बिल्कुल एहसास नहीं होने देना है कि इन्होंने आकर के माँ बेटे ने चुगली करी है और चुगली के अंतर्गत उनको बुलाया गया है। इसलिए दत्ताजी ने बहुत ही समझदारी से बातचीत करते करते, घर के समाचार पूछते पूछते, इधर उधर की बातें पूछते पूछते उन्होंने दादा से ये बोला कि भाई जो है आप इस बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं। पहले उन्होंने दत्ताजी ने आनंदा से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो आनंदा ने जो हकीकत बताई कि मैं अब पढ़ता नहीं हूँ, पहले पढ़ता था लेकिन अब स्कूल नहीं जाता हूँ। तो दत्ताजी ने पूछा क्यों रे, तो क्लियरली उसने बोला कि मेरे को दादा ने जाने से मना कर दिया है। अब इस तरह से वो धीरे धीरे दादा को चंगुल में लेंगे, दादा को जो है आनंदा के पिता को अपने जाल में फंसाएंगे, मतलब हकीकत में धरातल पर आएंगे। और उन्होंने जब दत्ताजी राव ने आनंदा से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते ही जैसे ही आनंदा ने ये बोला कि दादा मुझे स्कूल जाने से मना करता है, तो तुरंत दत्ताजी थोड़ा गुस्से का भाव जताते हुए ये बोलते हैं कि तू क्या करता है। सरकार ने दादा से आपसी जिरह करनी शुरू कर दी। जिरह उर्दू शब्द है जिसका मतलब है तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। और दादा का जो तर्क है वो एक भी काम का नहीं था, क्योंकि दादा यहाँ पर झूठ थे, आनंदा के पिता झूठ थे, दत्ताजी राव सही थे, आनंदा भी सही था। इसलिए जो है आनंदा के पिता से ज़्यादा बोलते नहीं बना। फिर वो आनंदा के पिता जो है अपनी तरफ से अपना सारा तर्क देता है कि मैं भी काम करता हूँ खेत में, आनंदा को भी खेत में काम करना चाहिए, खेत में काम ज़्यादा है, इसलिए मैं जो है आनंदा को स्कूल नहीं भेजता हूँ। लेकिन दत्ता राव है पूरी तरीके से उनको डांटते हैं कि बच्चे को छोरा शब्द प्रयोग में लिया है उन्होंने कि छोरा का जीवन की बलि क्यों चढ़ा रहा है। जीवन की बलि चढ़ाने का मतलब उनका जीवन बर्बाद क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी पढ़ाई के दिन है, ये बच्चा खेत में नहीं जाना चाहिए बल्कि पढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तुम खुद खुले सांड की तरह पूरे दिन गांव में घूमते रहते हो, खुले सांड की तरह मतलब आवारागर्दी करते हो, पूरी तरीके से आवारे सांड की तरह तुम घूमते हो और अपने काम को तुम जो है अपने पुत्र के ऊपर जो है, तो मतलब पूरा खुल करके उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के क्लियरली ये बोला कि जो काम तुम्हारा है वो तुम बच्चे से करा रहे हो और जो बच्चे का काम है उसको तुम वंचित रख रहे हो, इससे ऐसा नहीं होना चाहिए। और दादा ने भी अपनी तरफ से बचाव के तर्क दिए, क्योंकि आनंदा का पिता भी बहुत
होशियार आदमी था। वो चाहता था कि येन केन प्रकार आनंदा की पढ़ाई नहीं हो, तो वो अब यहाँ पर दादा के सामने भी पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि आनंदा की पढ़ाई नहीं हो। लेकिन दत्ता राव बहुत ही होशियार आदमी था और आनंदा के साथ सच्चाई साथ में थी, इसलिए यहाँ पर दादा को न चाहते हुए भी दत्ता जी राव की बात माननी पड़ेगी और कुछ बातें सामने रखेंगे। और फिर दत्ता जी राव उसको बोलेंगे, दादा को बोलेंगे कि भाई अगर तुम पढ़ाना नहीं चाहते हो और अंतिम रूप से यदि मना ही कर देते हो तो फिर मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो उस समय दादा ने थोड़ी सी गलत बयानी की। उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए कि मैंने इसकी पढ़ाई इसलिए छुड़ाई है क्योंकि ये गलत काम करता है। तो दादा ने उनसे पूछा कि ये कौन से गलत काम करता है, कौन सी बदमाशी करता है। तो कुछ उदाहरण दिए उन्होंने कि ये कभी तो बाजार में कंडे बेच देता है, कभी गाय का चारा बेच देता है, कभी सिनेमा देखने चले जाता है, कभी खेलने चला जाता है और खेती के काम में इसका बिल्कुल ही ध्यान नहीं। ये तर्क दादा की ओर से दिए गए थे, क्योंकि दादा चाहता था कि अगर मैं ये तर्क दूंगा ना तो दत्ता जी राव इस आनंदा को पढ़ाई के बारे में ये बात छोड़ देंगे। लेकिन दत्ता जी राव हकीकत जानते थे, वो पूरी बात जान चुके, क्योंकि आनंदा की माँ ने उनको सच्चाई बता दी थी। तो दत्ता राव जानता था कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। यद्यपि जो आनंदा के ऊपर आरोप लगाए उसके पिता ने, छोटे मोटे आरोप जैसे पिक्चर देखना, कंडे बेचना, खेलने जाना, तो उसका भी ऐसी बात नहीं है कि आनंदा से दत्ता राव ने नहीं बोला, उसको भी बोला। लेकिन आनंदा ने वापस साफ साफ उसका जवाब दिया। आनंदा भी झूठ नहीं बोला, आनंदा ने साफ साफ बोला कि हाँ जरूर एक दो बार मैं सिनेमा देखने जाता था, पिक्चर देखने जाता था, तो जरूर खेत में गोबर बिन बिन कर मैंने खुद वहाँ से कंडे थपवा लिए और उन्हें बेच करके सिनेमा भी देखी और कपड़े भी बनाए। क्योंकि आनंदा एक ऐसा लड़का था जो झूठ नहीं बोलता था। उन्होंने अपने पिता की इन बातों को माना कि मैंने कंडे बेचे जरूर है, मैं सिनेमा देखने गया जरूर था, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई बदमाशी नहीं की है। मैं खुद गोबर बिन के लाया खेत में से, उस गोबर को माँ के द्वारा कंडे बनवाए और वो कंडे बेच करके जो मैं अपने कपड़े भी बनवाए। और क्योंकि दूसरा बेचारे के पास सारा भी नहीं था, उसके पिता किसी प्रकार की कमाई करते नहीं थे, उसके पिता कोई काम नहीं करते थे, तो आनंदा के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो किस प्रकार से कपड़े बनाए। छोटा बच्चा था, सिनेमा देखने गया तो उसके लिए भी उसने वो कंडे बेच करके किसी तरह से किया। अब दत्ता राव ने आनंदा से कहा कि ये सारे काम अब बंद कर दो, यदि पढ़ाई करनी है तो केवल और केवल पढ़ाई मन लगाना होगा। फिर दत्ता ने पूछा कि कभी नापास नहीं हुआ, नापास मतलब फेल, अनुत्तीर्ण। तो आनंदा वापस उसका उत्तर देगा कि भाई वो पढ़ाई बीच में छुड़ा दी, नापास कभी नहीं हुआ, मतलब अनुत्तीर्ण कभी नहीं हुआ है। दादा ने बीच में पढ़ाई छुड़ाई उस कारण हुआ, मतलब वो बताना चाहता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो पढ़ने में कोई लापरवाही नहीं करता है, केवल बात ये थी कि पढ़ाई बीच में छुड़ा दी। अब दादा ने दोनों को घर जाने के लिए बोला और सबसे पहले आनंदा को बोला कि भाई तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाना शुरू कर दे। उन्होंने एक तरह से हुक्म सुना दिया, आदेश सुना दिया कि आप जो है पाठशाला जाने के लिए तैयार हो जाओ, और यदि तुम्हारे पिता पाठशाला जाने के लिए तुम्हारे लिए जो किताबें नहीं लाते हैं, कॉपियाँ नहीं लाते हैं, फीस नहीं भरते हैं, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये सब मैं कर दूंगा। यद्यपि पहले तुम्हारे पिता की है, तुम्हारे पिता इसमें तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम जो है पढ़ने जाते हो तो तुम्हारा सहयोग करते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो सहयोग नहीं करते मान लीजिए, तो इस काम के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा, मैं तुम्हारी किताबें ला के दे दूंगा। और आनंदा के पिता को भी साफ साफ क्लियरली बोल दिया कि बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी प्रकार का तुम जो है इसमें ना नुकुर नहीं करोगी। तो एक चित्र दिया हुआ जिसमें साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि जो सोफे के ऊपर बैठे नजर आ रहे हैं आपको, वो दत्ता जी राव सरकार है, पास में हाथ जोड़े हुए आनंदा खड़ा है, और जो सोफे के नीचे जो बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको, वे है आनंदा के पिता। तो इन तीनों के बीच वार्तालाप चल रहा है, तर्क वितर्क चल रहा है, ये बताना अपनी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। लेकिन आनंदा का पिता यहाँ पर असफल हो जाएंगे क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। आनंदा यहाँ पर सच बोल रहा था। आनंदा ने कुछ बातें स्वीकार करी। आनंदा ने ये बोला कि मैंने जरूर कुछ गलतियां की है, यद्यपि उन्होंने उस गलतियों को करने के पीछे अपना तर्क भी दिया कि मैंने जो गलतियां करने के पीछे कारण ये था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और कोई किसी प्रकार का मेरे पास पैसे का जरिया नहीं था, इसलिए मैंने वो गलती कर दी थी। अब वहाँ पर साफ साफ दत्ता जी राव बोलते हुए नजर आते हैं कि भाई अब आप सुबह से पाठशाला जाना शुरू कर दो। आनंदा उसमें हाँ भरता है और ये दादा भी मजबूर हो जाते हैं हाँ भरने के लिए। दादा भी कहते हैं दत्ता राव को कि हाँ अब पाठशाला जाने के लिए मैं इसको मना नहीं करूँगा, ये पढ़ने जा सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी
आनंदा के सामने कुछ शर्त रखी कि यदि ये तुम करोगे तो ही पाठशाला जाना, अन्यथा पढ़ाई बीच में छुड़ा दूंगा। तो वो कुछ बातें जो है उन्होंने ये कहा कि भाई तुम जो है घर से डायरेक्ट खेत में जाओगे, खेत में 10-11 बजे तक काम करोगे, 10-11 बजे पाठशाला लगती है, वहां से तुम डायरेक्ट पाठशाला जाओगे, 4 बजे छुट्टी होगी, 4 बजे छुट्टी होते ही घर पे थैला रख के डायरेक्ट खेत में जाओगे। मतलब उन्होंने ये जता दिया कि पढ़ाई करने का मतलब ये कदापि नहीं होगा कि तुम केवल पढ़ाई करोगे, खेत के काम में भी तुम उतनी की उतनी मदद करोगे। मतलब जो पढ़ने के अलावा स्कूल का जो समय है उसके अलावा जितना भी समय है तुम खेत में काम करने के लिए दोगे। तो आनंदा उसमें यस करता है पूरी तरीके से। अब आनंदा के नया एक पारी शुरू हो जाती है, एक नया सफर शुरू हो जाता है। आनंदा पहले खेत में काम करता था, स्कूल उसकी छुट्टी हुई थी। अब जो उसका फर्स्ट डे है स्कूल का, प्रथम दिन वो सबसे पहले वापस से 5वीं में जाकर बैठा। मतलब 5वीं की कक्षा की पढ़ाई जो उसके बीच में छूट गई थी, इसलिए वो अगली क्लास में बेचारा नहीं जा पाया, क्योंकि पूरे साल स्कूल जाने के बाद जब एग्जाम का वक्त आया तो उसने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में। इसलिए अगले साल भी अब वो वापस उसी क्लास में बैठेगा जिसमें वो पिछले साल था, 5वीं में जाके बैठे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आनंदा ने एक सीढ़ी पार करी है, अपने पिता से पढ़ने की जो अनुमति दत्ता जी से दिलवा दी, लेकिन स्कूल में भी उसको कई संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कई उसको पड़ाव पार करने पड़ेंगे, कई जो है हंसी का पात्र बनेगा, उसका मजाक उड़ेगी। लेकिन कहते हैं जब खुद के किसी कार्य को करने की तमन्ना हो, पूरी दिल की इच्छा हो, तो वो आदमी किसी प्रकार के संघर्षों से डरता नहीं है, परेशानियों से डरता नहीं है, उसमें वो अवश्य आगे बढ़ जाता है। और ये बात आनंदा पर भी लागू होती है कि आनंदा यदि इतनी बड़ी जो है सीढ़ी पार कर ली, उसने इतना बड़ा स्टेज पार कर लिया, क्योंकि आनंदा एक तरह से हार मान चुका था कि उसका पिता पढ़ने के लिए एग्री होने वाला ही नहीं है। लेकिन अगर इस जूझ से वो पार पड़ गया तो वो स्कूल में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से अपने काम को रोकने वाला नहीं है। यद्यपि आनंदा क्लास में नया है, बाकी सारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उसके छोटे हैं, क्योंकि आनंदा का 1 साल मिस हो चुका है। आनंदा जो है 1 साल पढ़ नहीं पाने के कारण जो उसकी क्लास में बैठने वाले बच्चे हैं वो उसकी क्लास के नहीं है, वो दूसरी क्लास के हैं। यानी आनंदा की उम्र ज्यादा है और बाकी सारे बच्चों की उम्र छोटी है। दूसरी तरफ आनंदा एक गरीब बच्चा था, उसका वेशभूषा, पहनावा, उसका जो बैग है वो भी अलग प्रकार के थे, उसमें मतलब गरीबी झलकती थी। तो क्लास के अंदर उस कारण भी वो हंसी का पात्र बनेगा। कई बच्चे जो शरारती बच्चे हैं क्लास के, उसके साथ मजाक करेंगे, उसके साथ मस्ती करेंगे, उसे डराएंगे, मतलब एक प्रकार से रैंगिंग करेंगे। लेकिन आनंदा उन चीज़ों से हार मानने वाला नहीं है, उन सब का सामना करेगा आनंदा। और अपनी माँ से वापस आकर के बोलेगा तो नई यूनिफॉर्म भी बनाएगा, अपने लिए नया थैला बनाने को भी बोलेगा। मतलब किसी भी स्थिति में क्लास वाली जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, उनको वो आराम से पार कर लेगा। वो आगे आपको इस पैराग्राफ में बताएगा, क्योंकि जैसे वो जाकर के क्लास में बैठा है तो जाते ही उसका स्वागत एक बच्चे ने ये बोला, क्या नाम है मेहमान, मतलब व्यंग्य के तौर पर बोला, मतलब टोंड कसा एक बच्चे ने उसको मेहमान की संज्ञा दी। मतलब वो नया नया गया था, बाकी सारे बच्चे तो कंटिन्यू स्कूल जा रहे थे और आनंदा नया था। तो वहां पर उस क्लास का सबसे जो शरारती बच्चा था, चौहान का लड़का, यहाँ पर बताएंगे कि वो शरारत करेगा, वो बदमाशी करेगा, वो आनंदा से पूरी तरीके से लड़ाई की मूड में आ जाएगा, उसको छेड़ेगा, उसकी पोशाक आनंदा की है उसको लेकर कमेंट करेगा। क्योंकि आनंदा फर्स्ट डे गया था, आनंदा के पास स्कूल की कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म थी नहीं बेचारे के पास, इसलिए उसकी पोशाक क्या थी, अजनबी जैसी थी, क्योंकि बाकी बच्चों की पोशाक स्कूल यूनिफॉर्म की थी और आनंदा घर का किसी भी प्रकार का कपड़ा पहन के गया था, वो भी मेली कुचेली थी, धोती पहन के गया था और एक गमछा लेकर गया था। तो पहले तो आनंदा के उस गमछे को उस जवान के लड़के ने छीन लिया और बोला, देखे देखे तुम्हारा गमछा, मतलब इस तरह कह करके उस गमछे को छीन लेता है। ये खींचतान हो रही है, उसी समय अचानक कक्षा में टीचर की एंट्री होता है और टीचर की एंट्री होते ही वो चौहान का लड़का है, वो तो वहाँ गमछा टेबल पे ही पटक देता है और अपनी जगह जाके बैठ जाता है। टीचर क्लास में आते ही सबसे पहले जो टीचर आई उनका नाम था रणनवरी मास्टर, जो टीचर पढ़ाने आई। उन्होंने जब देखा कि उसकी जो टेबल है, टीचर की टेबल है, कुर्सी है, उसके ऊपर एक गमछा पड़ा है, तो उन्होंने पूछा ये किसका है। तो आनंदा ने वापस प्रत्युत्तर दिया कि सर ये गमछा मेरा है मास्टर। तो वापस रणनवरी उनको पहचान नहीं पाता है, क्योंकि आनंदा का पहला दिन है। टीचर ने उस बच्चे को फर्स्ट डे देखा है, पहली बार देखा है, तो वो इंट्रोडक्शन चाहते हैं, इसलिए कहता तू कौन है। तो वो अपना परिचय देते हैं, मैं जकाते। आनंदा अपना मतलब जो सरनेम है, जो घरेलू नाम है,
उसको बताता कि मैं जकाते हूँ, पिछले साल फेल हो गया था, यानी क्लास क्रॉस नहीं कर पाया था और वापस इसी साल में आके बैठा हूँ। तो टीचर उसको अपना गमछा ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन आनंदा कहता है कि मैंने गमछा नहीं डाला यहाँ पर, ये जो गमछा है ये किसी और बच्चे ने डाला है, क्योंकि आनंदा उसका नाम तो जानता नहीं था। जो ऊपर वर्णित हो चुका है उसका नाम था चौहान का बच्चा। चौहान का बच्चा यानी कि सरनेम है उसका, कोई जाति से बता रहे हैं। तो उस क्लास का वो सबसे शरारती बच्चा था। आनंदा को जाते ही सबसे पहले उसने जो है छेड़ना शुरू किया, उस बदमाशी शुरू की। रणनवरे मास्टर थे, वो इस बात को समझ चुके थे। अब रणनवरे मास्टर ने आगे उनको पढ़ाना शुरू किया और आनंदा के साथ केवल ये गमछे वाली घटना नहीं हुई। उसके बाद जब वो क्लास में बैठा रहता था, जब टीचर क्लास में नहीं होता तो कोई बच्चे उसकी धोती की कांच खींच लेते, मतलब जो नाड़ा है वो खींच लेते, उसको परेशान करते थे पूरी तरीके से। आनंदा बेचारा कैसे भी करके दीवार की तरफ होकर बैठ जाता, लेकिन ऐसे करते करते उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब आनंदा जब स्कूल की छुट्टी हुई घर जा रहा था तो वो पूरी तरीके से घबराया हुआ था, डरा हुआ था, चिंतित था कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, यानी मजाक उड़ाते हैं, कभी मेरी धोती खींचते हैं, कभी मेरा गमछा खींचते रहे, तो इस तरह मेरी पढ़ाई कैसे होगी, मैं इस तरह से पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। ना तो मैं उस क्लास में किसी बच्चे को जानता हूँ, ना मेरा कोई मित्र है, दोस्त नहीं उस क्लास में। दूसरी तरफ क्लास के बदमाश बच्चे हैं, वो मेरे साथ बदमाशी करते हैं। तो मन थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन वो उदासी छोटी थी। पढ़ने का जो जज्बा था, पढ़ने की जो जूझ थी, उसके सामने वो उदासी कोई मायने नहीं रखती थी। और जैसे तैसे उसने कुछ कमजोरियां दूर करने का प्रयास किया। माँ से रिक्वेस्ट करके उसने एक नई टोपी खरीदी, 2 नाड़ी वाली चड्डी खरीदी और इस प्रकार उसने एक नया अपना यूनिफॉर्म बनाते हुए, पोशाक बनाते हुए वो स्कूल जाना शुरू हुई। अगले जो रणनवरे मास्टर पर नाम बताया गया, उसके अलावा एक टीचर और थे जिसका नाम था मंत्री नामक मास्टर। वो उनके क्लास टीचर थे, आनंदा के क्लास टीचर थे। तो मंत्री मास्टर एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति के इंसान थे, जो आनंदा की कक्षा के कक्षाध्यापक थे। मंत्री मास्टर की विशेषता थी कि वे कभी छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वो बच्चे के अपने हाथ से गर्दन पकड़कर उस पर गुस्सा लगाते थे और जोरदार गुस्सा लगाने से बच्चे के मन में हुक उठती थी और बच्चे उनसे पूरी तरह से डरते थे। बदमाशी करने वाले बच्चों के लिए मंत्री मास्टर का खौफ था। वे क्लास में आते ही बदमाशी करने वाले बच्चे चुपचाप जाकर बैठ जाते, लेकिन मंत्री मास्टर केवल पीटते ही नहीं थे, वे पढ़ाते भी उतने अच्छे ढंग से थे। बच्चों को सवाल मिलाने को कहते थे। कोई बच्चा, मतलब मंत्री नामक मास्टर है, वो मैथ्स पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे और बच्चों को पूरी तरीके से समझाते थे, अच्छी तरीके से क्वेश्चन सोल्व कराते थे, लेकिन बदमाशी को जरा भी बर्दाश्त नहीं करते थे, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते थे। अच्छा करने वाले बच्चे को उसके सवाल को हल करते शाबाशी भी मिलती थी। मतलब मंत्री मास्टर के पास दोनों ऑप्शन थे। यदि कोई बच्चा अच्छा करेगा तो उसको शाबाशी मिलती थी, बदमाशी करेगी तो उसको वो पिटाई भी करते थे, अपने गुस्से से छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। अब आनंदा की क्लास में एक बच्चा था, जैसे कि पीछे बताया कि चौहान बदमाश बच्चा था। तो हर क्लास में कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ शरारती बच्चे होते हैं। तो आनंदा की क्लास में एक ऐसा बच्चा था जिसका नाम था वसंत पाटिल। यद्यपि वो शरीर से दुबला पतला था, लेकिन उस क्लास का सबसे होशियार बच्चा था, वो टैलेंट बच्चा था। हमेशा वो चुपचाप बैठा रहता, हर समय पढ़ाई में मन लगा के रहता। तो आनंदा का मन उसकी तरफ आकर्षित हुआ। आनंदा ने सोचा क्यों नहीं मैं इससे दोस्ती कर लूं, मैं भी इसके जैसा बनूं, क्योंकि वसंत पाटिल उस क्लास का मॉनिटर होने के साथ साथ सबसे होशियार बच्चा था और आनंदा उसको रोल मॉडल मानने लग गया, उसके जैसा बनना चाहता था। अब आनंदा को थोड़ी ईर्ष्या भी होने लगी उससे कि ये लड़का मेरे से छोटा है उम्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा आदर इसको मिलता है, सबसे ज़्यादा जो क्लास में मान इसका है, और होना ये चाहिए कि मैं इससे बड़ा हूँ तो आदर मेरा होना चाहिए। लेकिन वसंत के पास जो हुनर था, आनंदा के पास ये हुनर था नहीं। इस प्रकार धीरे धीरे उस वसंत पाटिल को देखकर आनंदा के मन में भी पढ़ने के प्रति थोड़ी जिज्ञासा जागने लगी। ऐसा कुछ काम वो भी करने लगा जिससे क्लास में शाबाशी मिले। तो एक यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आनंदा के जीवन में पढ़ाई में वसंत पाटिल का भी काफी रोल है। यद्यपि दत्ता राव का था, उसकी माताजी का था, कई लोगों का योगदान था, लेकिन वसंत पाटिल को देखकर पढ़ने के प्रति उसकी जो है जिज्ञासा आगे से आगे जागने लगी। अब वो वसंत पाटिल और इसकी दोस्ती हो गई आनंदा की। एक तरफ कक्षा में सवाल चेक करता वसंत पाटिल, एक तरफ आनंदा करता। मतलब आनंदा भी अब उस कैटेगरी में आ गया, होशियार बच्चों वाली। वसंत पाटिल जैसा जैसा ये होशियार हो गए, क्योंकि मेहनत से कुछ भी प्राप्त करना संभव है। यदि आप मेहनत करोगे तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है, ये बात साबित हो गई। क्योंकि उस क्लास का वसंत पाटिल सबसे होशियार था, लेकिन आनंदा ने भी अपने आप को उस कैटेगरी में ला खड़ा किया।
अब आगे एक टीचर और है आनंदा का जो नाम बताए गए, ऊपर आपको रणनवरे मास्टर बताया, मंत्री मास्टर बताया, लेकिन एक टीचर और है सोंदलगेकर मास्टर, जो मराठी भाषा पढ़ाते थे। मराठी एक लैंग्वेज है जिसके अंदर साहित्य होता है, और सबसे अच्छा पढ़ाने का तरीका सोंदलगेकर का था। तो आनंदा के ऊपर उस सोंदलगेकर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि आनंदा जो है वो जब भी सोंदलगेकर पढ़ाते थे मराठी भाषा को, तो सोंदलगेकर की विशेषता थी कि पढ़ाते समय स्वयं में रम जाते थे। स्वयं में रमने का मतलब पूरी तरीके से उसमें लीन हो जाते थे, खो जाते थे, और सारे बच्चे उसकी जो पोइम है, पढ़ाने का जो तरीका है, उसके प्रति वो पूरे अट्रैक्टिव होते थे। तो आनंदा को भी उन्होंने सोंदलगेकर ने बहुत प्रभावित किया। उनकी जो कविताएं हैं उसमें बहुत रसिकता होती थी, बहुत इंटरेस्ट होता था, बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ाते थे। वो स्वयं हर एक कविता पहले तो खुद पढ़ाते, उसके बाद बच्चे से रिपीट कराते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनका जो पढ़ाने का तौर तरीका था, ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के अंदर कि सोंदलगेकर का पढ़ाने का तरीका किस ढंग का था, और सोंदलगेकर किस तरह पढ़ाते थे कि सारे बच्चे आकर्षित। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मास्टर जो सोंदलगेकर है मराठी पढ़ाने वाले, उनकी पढ़ाने में ऐसी क्या खासियत थी कि सारे बच्चे उनकी पढ़ने की तरफ आकर्षित हो जाते थे। वे किस तरह पढ़ाते थे कि सारे बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको सोंदलगेकर की पढ़ाई की विशेषता बताई हुई है कि कैसे बच्चे उनकी कविता की तरफ इंटरेस्टेड होते थे, कैसे आकर्षित होते थे, ऐसा वो क्या करते थे। मतलब सबसे बड़ी बात है वो रम जाते थे। रम जाने का मतलब केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ाते थे, बल्कि पढ़ाने का जो वे है, उनका ढंग है, वो कुछ इस प्रकार का था कि बच्चा उनकी तरफ खींचा चला जाता था। और पोइम एक ऐसी चीज होती है जिसमें रसिकता होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर भाव होना चाहिए, और पढ़ाने वाला यदि कविता को यदि अच्छे ढंग से पढ़ाए तो बच्चे आकर्षित होते ही होते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है आपको सोंदलगेकर के बताया। सोंदलगेकर अलग अलग कवियों की, बड़े बड़े कवियों की कविताएं पढ़ाते थे। कई नामी कवियों कविता पढ़ा करके बच्चों को सुनाते थे, कई वो उनके संस्मरण भी सुनाते थे। संस्मरण मतलब जो स्मृति के आधार पर कुछ घटनाएं होती थी उसको भी वो सुनाते थे। इस प्रकार सोंदलगेकर का भी बहुत बड़ा रोल था आनंदा की पढ़ाई में। आनंदा भी उनसे बहुत कुछ सीखा। अब घटनाक्रम आगे बढ़ता है, आनंदा की पढ़ाई धीरे धीरे जो है जारी रहने लगती है, और आनंदा की जो समस्याएं हैं वो बहुत पीछे छूट गई है। जो क्लास में बच्चे उसको, शरारती बच्चे छेड़ते थे, जो उसकी क्लास के अंदर हंसी उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, अब आनंदा उससे आगे आ चुका है। आनंदा ने यूनिफॉर्म नई बना ली है, उसने अपना जो बैग है वो नया ले लिया है, पढ़ाई में भी बहुत कुछ सुधार कर लिया है। मतलब बच्चों का परिचित हो चुका है। पहले तो नया नया था तो सारे बच्चे उससे बदमाशी करते थे, छेड़ते थे। अब उस क्लास में आनंदा के कई दोस्त भी बन गए, सारे टीचर उसको जानने लगे, उसने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। और सबसे बड़ा योगदान वसंत पाटिल नामक बच्चे का जो ऊपर वर्णन आया है, और दूसरा है जो सोंदलगेकर टीचर, इन दोनों ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की आनंदा को आगे बढ़ाने में, क्योंकि उन दोनों के कारण आनंदा बहुत आगे बढ़ गया। अब उसकी जो है पढ़ाई कंटिन्यू चलने लगी, सुधार होने लगा। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई की तरफ, अपने पिता की कही हुई बात को भी वो पूरा पालन कर रहा था। वो सुबह शाम खेत में पानी लगाता था, ढोर भी चराता था। ढोर चराने का मतलब पशुओं को चराता था। तो पिता को कभी मौका ही नहीं दिया कि पिता उसको डांटे या उसको उसकी पढ़ाई छुड़ाने के बारे में वापस बोले। मतलब वो अपने दोनों काम को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहा था। खेती के काम को भी, जो अतिरिक्त समय है विद्यालय का, उसमें भी करता था, स्कूल के काम को पूरी मेहनत से करता था। तो आनंदा की जूझ रंग लाती हुई दिख रही है। जो उसकी संघर्ष है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा बिंदु है कि यदि आप छोटी मोटी समस्याओं का सामना करते हुए हार नहीं मानोगे तो अवश्य आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आप करना चाहते हो वो करके रहोगे। और आनंदा की ये जो प्रेरणा है, आनंदा की ये कहानी है, आपको जीवन में हर समय अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर अपन जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करेंगे, उससे घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो अवश्य अपने उस काम में सफल होंगे। और डर कर यदि बीच में ही उस काम को छोड़ देंगे छोटी मोटी परेशानी से, तो हम छोटी से छोटी समस्या का सामना नहीं कर पाएंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब सोंदलगेकर का कितना असर पड़ता था कि आनंदा उनकी जो बताई हुई कविता है वो केवल विद्यालय में ही नहीं करता था, बल्कि खेत में भी, खेतों में जब पानी देता था पौधों को या ढोर चराता था तब उसको रिपीट करता था। मन ही मन वो जो है उन कविताओं का जो आरोह अवरोह है, कविताओं की जो यति गति है, मतलब जो काव्य होता था उनको गाता था। और खेलते खेलते, अभिनय करते करते, एक्टिंग करते करते, बिल्कुल नकल उतारते हुए, सोंदलगेकर जैसा
वो खेत में उन कविताओं को रिपीट करता था, दोहराता था। तो काव्य में उसका धीरे धीरे मन लगने लग गया था। अब आनंदा को एक आगे क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के अंदर कि आनंदा पहले, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आनंदा पहले खेत में काम करता था तो हमेशा उसकी इच्छा रहती थी कि वो अकेला काम करे। बोर्ड में क्वेश्चन ये आता है कि अकेलेपन के संदर्भ में आनंदा की सोच में पढ़ाई से पहले और पढ़ाई के बाद परिवर्तन क्या आया। तो परिवर्तन ये आया कि पहले तो वो चाहता था कि कोई उसके साथ हो, मतलब मदद करने वाला हो, उसका मनोरंजन करने वाला हो, तो काम बेहतर ढंग से होगा। अब वो चाहता है कि उसके साथ कोई नहीं हो, बल्कि वो अकेला रहे, क्योंकि अब उसके साथ कविता है। अब वो कविता में मन लगने लग गया उसका, वो पोइम बनाने लग गया। तो दूसरा कोई साथ होता है तो उसका डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए आनंदा की अकेलेपन के संदर्भ में उसकी सोच बदल गई। ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार वो कई विषयों पर जो है कविताएं बनाने लगा, और ज्यादातर वो कविताएं अपने खेत में काम करते दरमियान बनाता था। जिस चीज, कोई भी चीज दिख जाती उस पर वो पोइम बना लेता था। कोई पौधा दिखता उस पर बना लेता, पेड़ दिखता उस पर बना लेता, या कोई पशु पक्षी दिखता उस पर बना लेता, और आनंदा पूरे मनोरंजन के साथ अपने कार्य को करने लगता। इस प्रकार आनंदा की जो कहानी है आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे जो मास्टर द्वारा बताई हुई मराठी के कई कविताएं हैं वो आनंदा ने खुद रचना कर ली, और मराठी के कई काव्य संग्रह उन्होंने अपने घर पर बनाकर रख लिए। बाद में आनंदा ने इन बातों का वर्णन भी किया, आनंदा ने बताया है अपनी कविताओं को, उनकी कई कविताएं छपी भी है, और मराठी के बहुत फेमस कवि हो गए। जो आनंदा कहाँ तो पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ये बहुत कुछ कहता है। एक भैंस दिखाई दे रही है आपको, और एक छोटा बच्चा भैंस की पीठ के ऊपर कुछ लिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चित्र इसलिए दिया हुआ है कि आनंदा के पास लिखने पढ़ने के लिए स्रोत नहीं थे, मतलब स्लेट नहीं थी। अगर उसको स्लेट अवेलेबल नहीं होती, और यदि उसको कोई और जो है पेन अवेलेबल नहीं होती, तो जहां भी नजर आता, यदि उसको कोई पत्थर की शिला नजर आई उसके ऊपर ही लिख देता, या भैंस की पीठ के ऊपर लिख करके वो अपना काम चला ले। मतलब पढ़ने के प्रति उसका जज्बा यहाँ जाहिर हो रहा है कि वो येन कैन प्रकार पढ़ना चाहता है। भैंस की पीठ पर लिख कर भी आपने कई ऐसे सफल लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने गरीबी का सामना करते हुए और रात को जो रोड लाइट है उसके सारे पढ़ करके बड़े बड़े मंजिल हासिल किए हैं, कई बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं। तो यहाँ ये चित्र बताता है कि अगर आपके पढ़ने की इच्छा है, यदि आप में हुनर है, तो कोई छोटी मोटी परेशानियां आपका रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो, आपके अंदर वो जिज्ञासा है। और सबसे बड़ी बात जो इस पाठ का नाम है वो होनी चाहिए आपके अंदर, जूझ। जूझ यानी संघर्ष करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, समस्याओं का सामना करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, उससे न डरते हुए अपने स्टेप बाय स्टेप अपने जो है लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, वही जूझ कहलाती है। और आनंदा में जूझ कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए वो अपने मंजिल तक पहुंचा और अपने काम को बेहतर ढंग से कर सका। अब आगे जब बढ़ते हैं तो आनंदा जो है, मैंने ये पहले आपको बताया कि वो ढोर चराते, खेतों में पानी देते देते हर कोई चीज पर बना लेता था। जैसे फसल पर बना लेता, जंगली फूलों पर बना लेता, वो तुकबंदी करता था। तुकबंदी बोलते हैं जो लाइनें आपस में जोड़ते हैं, जो वर्ड को कनेक्ट करते हैं आपस में काव्य बनाने के लिए। तो सबसे ज्यादा उसका इंटरेस्ट मराठी भाषा में, यद्यपि वो मैथ्स में भी होशियार था, बाकी विषयों में भी होशियार था। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वसंत पाटिल के साथ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था, लेकिन उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा आनंद आता था मराठी के अंदर। और जो अभी वो चित्र बताया हुआ था, यहाँ पर क्लियर उदाहरण दिया हुआ कि वो पत्थर की शिला पर लिख देता कंकड़ से। अगर उसको किसी प्रकार स्लेट नहीं मिलती या कोई लिखने का उसके पास साधन नहीं होता, तो पत्थर की कोई शिला पकड़ करके कोई कंकड़ उठा लेता और उस कंकड़ के द्वारा उसको वो लिख करके, मतलब वो अपना काम करके रहता किसी भी स्थिति में। इस प्रकार धीरे धीरे उसका सफर आगे बढ़ता है। वो क्लास में जो कविताएं बताता दूसरे दिन ले जा करके, जो कविता उसने रिपीट करी है, जो उन्होंने अपनी कविता बनाई है, जो उन्होंने प्रयास किया है, तो वो किसी पन्ने पे उतार लेता उसको येन कैन प्रकार, और दूसरे दिन ले जा करके टीचर को बताता। और पूरे टीचर जो है उसको शाबाशी देते कि वास्तव में एक कम समय के अंदर इस बच्चे ने इसको अचीव किया है मराठी भाषा। क्योंकि बेचारे के बीच में पढ़ाई छूट गई थी, कई महीनों तक वो पढ़ाई से दूर हो गया था, कोई ज़्यादा पढ़ाई से उसका टचिंग नहीं था, लेकिन फिर भी इतने कम समय में उसको कवर किया। मैथ्स को भी कवर किया, मराठी को भी कवर किया, और हर प्रकार से अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने बेस तैयार किया। तो उसके बाद आगे एक क्वेश्चन बोर्ड में और आता है कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हूबहू बोर्ड में आता है कि मतलब एक कविता लिखता है कवि,
तो उसकी भाषा में ऐसी क्या बात होनी चाहिए कि वो सामने वाले को कविता पसंद आए। तो कुछ इसका आंसर कंटिन्यू शुरू हो जाता है। क्वेश्चन ये है कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, मतलब उस भाषा में किस प्रकार का लुक हो, वो भाषा किस तरह की हो कि कविता पढ़ने वाले को वो अच्छी तरह समझ में भी आए, उसको आकर्षक भी लगे, उसको अच्छी भी लगे। तो उत्तर बताया कि सबसे पहले तो संस्कृत भाषा का प्रयोग भी कविता में होना चाहिए, छंद का प्रयोग किस तरह हो ये भी होना चाहिए, कविता का लय कैसा होना चाहिए, अलंकारों का प्रयोग किस तरह होता है ये भी जानना चाहिए, और शुद्ध लेखन लिखना चाहिए, लेखन के नियम क्या होते हैं ये भी होना चाहिए। आदि सारे विषय डिपेंड करते हैं कि कविता कैसी है। एक अच्छी कविता तभी बन पाएगी, एक अच्छी कविता की भाषा तभी अच्छी हो पाएगी जब ये 4-5 मापदंड होने चाहिए, तभी कविता अच्छी बनती है। उसमें छंद होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, रस होना चाहिए, और संस्कृत भाषा की यत्र तत्र प्रयोग होना चाहिए। जैसा कि सोंदलगेकर मास्टर का ऊपर वर्णन हुआ था, क्योंकि सोंदलगेकर मास्टर जो है इन सारे तत्वों का प्रयोग करते थे अपने काव्य में। उनकी कविता इसलिए अच्छी थी, वो मराठी इसलिए बेहतर ढंग से पढ़ा पाते थे। पहला तो कारण ये था कि वो रम जाते थे पूरी कविता, मतलब बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे, बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ाते थे उसके अंदर। लेकिन उसके अलावा उनकी कविताएं अच्छी होने के कारण, जो एक अच्छा कवि होने का कारण जो था, वो ये 5-6 चीजें थी कि उनको संस्कृत भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, उन्हें छंद का ज्ञान था, अलंकार का ज्ञान था, शुद्ध लेखन वो करते थे, उनका काव्य का लय क्रम अच्छा था, उनको लेखन के नियम पता थे। इसलिए सोंदलगेकर मास्टर जो है वो मराठी के अच्छे कवि माने जाते थे। इस प्रकार अपना ये जो पाठ है जो पूरा हो चुका है, और आपने पूरा जूझ का जो शीर्षक है वो एक प्रकार से उपयुक्त रूप से, सार्थक रूप से क्लियर हो चुका है कि वास्तव में जूझ जो यहाँ पे बताया हुआ था वो नजर आया आपको। एक बच्चा जूझ कर किस तरह एक हिंदी का प्रसिद्ध, मराठी का प्रसिद्ध कवि बन गया, आनंद यादव। तो आनंदा से आनंद यादव तक का सफर बहुत लंबा था, और उसमें केवल और केवल एक ही चीज से आनंदा नामक गरीब बच्चा आनंद यादव बना। यद्यपि हिंदी में इतना नाम प्रचलित नहीं है आनंद यादव का, आप लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन मराठी भाषा का नामी कवि है। मराठी भाषा में इनकी कई कविताएं, बहुत बड़ी बड़ी कविताएं, और कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं आनंद यादव को। तो हिंदी में कम होने के कारण हमें इतना इनसे परिचय नहीं है, लेकिन मराठी भाषा का यदि आप अध्ययन करते हो, मराठी भाषा में पढ़ते हो, तो इनके बड़े बड़े अच्छे अच्छे काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहाँ तो इनके पढ़ने के लाले पड़े हुए थे। आनंद यादव का तो 5वीं क्लास के बाद पढ़ना भी संभव नहीं हो पाया था। अपनी इस जूझ के कारण, आत्मविश्वास के कारण, मेहनत के कारण, परिश्रम से उसने वो मंजिल हासिल करी जो हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। अब हम इस जो पाठ है जूझ की प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें क्या ये शीर्षक कथा नायक, तो यहाँ पर कथा नायक आनंद यादव है। कथा नायक का मतलब होता है कहानी का हीरो कौन है, कहानी का मूल पात्र कौन है, कहानी किनके ऊपर लिखी हुई है। नायक का मतलब होता है हीरो, यानी कि इस कहानी का हीरो कौन है, मतलब ये कहानी का मूल कैरेक्टर कौन है, किसके ऊपर ये कहानी लिखी हुई है। और शीर्षक है जिसका जूझ, तो किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता, तो ये केंद्रीय चारित्रिक विशेषता जूझ ही है, जो कथा नायक की मूल विशेषता भी है, इस पाठ की भी मूल विशेषता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भाई जूझ शीर्षक है, पहले तो ये बताना उचित है, मतलब ये उचित है कि नहीं है, तो बिल्कुल उचित है, क्योंकि पूरे पाठ के अंदर आपको ये नजर आया, आनंद आपको अंत तक जूझता हुआ नजर आया, कदम कदम पर, शुरू से लेकर अंत तक। यद्यपि अंत में उसने अपनी मेहनत की बदौलत जो है बहुत कुछ हासिल कर लिया, तो उसको इतना ज्यादा जूझना नहीं पड़ा। लेकिन याद करिए आप, जब पाठ शुरू होता है तो उस समय उसको कितना जूझना पड़ा, उसके पिता के द्वारा पढ़ाई की मना करने के बाद उसको कितना प्रयास करने के बाद पढ़ने का मौका मिला था। तो शीर्षक तो उचित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उचित ही नहीं पूर्ण रूप में उचित है। और कथा नायक की जो केंद्रीय चारित्रिक विशेषता, नहीं केंद्रीय मतलब मूल गुण क्या है इस कथा नायक का, वो मूल गुण भी जूझ है। तो पाठ का शीर्षक भी जूझ और आनंदा का जो मूल विशेषता है वो भी जूझ, मतलब दोनों में आपस में मेल मिलाप है, दोनों एक ही चीज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह लिखना है कि जो पाठ का शीर्षक रखा गया है, उत्तर आप शुरू करो तब ऐसे लिखना कि जूझ शीर्षक जो शुरू किया गया है वो हमारी नजर में पूर्ण रूपेण उचित है, उपयुक्त है, सार्थक है, क्योंकि इस कहानी में एक कथा नायक की
जूझ का ही प्रदर्शन किया गया है और जूझ करके भी वो इस पद तक पहुंचा। जूझ के बिना वो नहीं पहुंच सकता था, संघर्ष के बिना वो हासिल नहीं कर सकता था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? आप देखिए, हमने पढ़ा था कि कविता के अंदर जो आनंदा को रोल मॉडल था, आनंदा को जो कविता में विश्वास पैदा हुआ, उसका मूल कारण था न व सोंदलगेकर, जो कि मराठी पढ़ाते थे। उससे पहले आनंदा को कविता के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, और कविता रचना तो बहुत बड़ी बात है, आनंदा को कविता के बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आनंदा को खुद कविता रच लेने का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर। लेखक मतलब वो आनंद यादव ही लेखक है जो आनंदा की अपन बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर ये लिखोगे कि जब से सोंदलगेकर की कविताएं आनंदा ने पढ़ी, उसके बाद वो खुद भी खेत में जब काम करने जाता था तो खुद कविताएं रचता था, आरोह अवरोह गति यति सारा देख करके। तो इसका जो श्रेय जाता है वो सोंदलगेकर को जाता है। यदि सोंदलगेकर मराठी नहीं पढ़ाते इतने अच्छे ढंग से तो आनंदा खुद कविता रच लेना पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सोंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो ये क्लियरली एक उत्तर पेज आया हुआ है जो मैंने अभी पूर्व में आपको बताया है कि सोंदलगेकर जब पढ़ाते थे, अध्यापन का मतलब है पढ़ाना, तो सोंदलगेकर चूंकि मराठी पढ़ाते थे, अध्यापन की विशेषताओं नंबर 1 थी कि वो पढ़ाते समय स्वयं में रम जाते थे। स्वयं में रमने का मतलब किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं थी उनके पढ़ाने में, पूरा वो उसके अंदर खो जाते थे। दूसरा, वो हर चीज को कविता से कनेक्ट कर देते थे, बच्चों को उसमें आनंद आता था, रस आता था, बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे, और कविताओं के क्या मूल तत्व है वो सारे उसमें डालते थे, मतलब वो झोंक देते थे अपने आप को। इसलिए सोंदलगेकर के पढ़ाने की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसकी तरफ बच्चे जो है आकर्षित हो जाते। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव? अभी जस्ट हमने इसको, मैंने बोला था कि बोर्ड में क्वेश्चन ज्यादातर आता है, तो यहाँ पर विषय है अकेलापन। अकेलापन, एलोननेस, मतलब आनंदा कविता लिखने लगा उससे पहले और बाद। इस चैप्टर के ऊपर बताना है कि पहले उसका क्या थिंकिंग थी अकेलेपन पर और बाद में उसकी क्या थिंकिंग थी। तो पहले तो वो चाहता था कि कोई काम करने वाला साथ में हो उसके, ताकि उसका काम बेहतर ढंग से हो, उसका मनोरंजन हो जाए, उसका मन लगा रहे। लेकिन जब से उन्होंने कविता लिखनी शुरू की उसके बाद अकेलेपन के बारे में उसका विचार बदल गया कि वो चाहता था कि उसके साथ कोई नहीं रहे, क्योंकि अब उसके साथ कविता थी। वो ज्यादा से ज्यादा समय कविता लिखना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि अकेला कम रहे, उतना ही फायदा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तो साफ साफ इसमें नजर आता है कि लेखक के पिता का तो रवैया सही कदापि हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेखक के पिता तो पढ़ाई नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि आनंदा पढ़ाई करे ही नहीं, तो उनका रवैया तो किसी भी स्थिति में सही नहीं है। तो आपको ये लिखना है कि हमारे विचार से यहाँ एक तो दत्ताजी राव और एक लेखक खुद मतलब आनंद यादव, उनका रवैया सही था, उत्तर ये लिखना है। और ये लिखना है कि पिताजी का जो रवैया था वो बिल्कुल हमारी नजर में सही नहीं था, क्योंकि पिताजी चाहते ही नहीं थे कि आनंदा पढ़ाई करे। हाँ, आनंदा खुद चाहता था कि मैं पढ़ूं किसी भी स्थिति में, पिता के मना करने के बावजूद। और दत्ताजी राव का रवैया भी बिल्कुल सही था, दत्ताजी राव ने ही तो आनंदा को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया। तो इसका उत्तर ये है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? झूठ का सहारा ये लिया जब वो माता पिता, जो पुत्र और माता उस दत्ताजी राव के पास गए थे, तो उन्होंने दत्ताजी राव से बोला था कि आप ये मत बताना पिता को, दादा को, कि हम आपके पास पढ़ाई की बात लेकर यहाँ आए थे। तो उन्होंने मतलब एक प्रकार से झूठ बोला था, उसके पिता से भी झूठ बोला था, आनंदा के पिता से भी, और दत्ताजी से भी थोड़ा झूठ बोला था। तो इसका उत्तर आपको ये लिखना है कि मान लीजिए वो झूठ का सहारा नहीं लेते तो आज आप हमारे सामने एक आनंद यादव नामक लेखक नहीं होता। अगर वो झूठ का सहारा नहीं लेते तो आनंद यादव की पढ़ाई बीच में छूट जाती। अगर वो झूठ का सहारा नहीं लेते तो घटनाक्रम इससे विपरीत होता। और इसके उत्तर में आपको एक बात ये जोड़नी है कि यदि सही उद्देश्य के लिए, किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ नहीं रहता, वो 100 सत्यों से भारी होता है। क्योंकि यहां पर जो आनंदा और आनंदा की मां ने झूठ बोला था, वो झूठ किसी का बुरा करने के लिए नहीं बोला, वो झूठ
कुछ खराबे के लिए नहीं बोला था, उन्होंने झूठ बोला हित के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। तो वो झूठ एक तरह से सच्चाई से भी बड़ा है। यदि वो झूठ नहीं बोलते तो आगे का घटनाक्रम आप अच्छी तरह से जानते हो। न आनंदा की पढ़ाई होती, न आनंदा की पढ़ाई होती तो हमारे सामने आनंद यादव जैसे लेखक सामने आते। इस प्रकार ये जो पाठ है आपने अच्छी तरह से पढ़ा, इसके प्रश्नोत्तर भी सोल्व किए और इसके बाद अगले चैप्टर के साथ अपन जल्दी उपस्थित होंगे। धन्यवाद।